1 of part B. See in your exercise. Following information is available from the cost record of the Ashok Mills Limited, July 2013. Material purchased. First point is about material. आपने इतना मटीरियल परचेज किया है, कितने में किया है? 10,000 pieces at 2.20 rupees, 22,000. मटीरियल कंज्यूम्ड, जिसमें से आपने यूज़ कितना किया है? 9,500 pieces at 2.20 each, rupees 20,900. Actual wages paid 2,475 hours at 2.5 rupees per labor hour. Total is 6,187.50. आफ्टर दैट फैक्ट्री ओवरहेड आपने एक्चुअल में कितने किए हैं और बजटेड कितने किए वो दिया है अमाउंट. प्रोडक्शन यूनिट, टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितना है? नाइन 100 यूनिट्स, इतने हमने प्रोड्यूस किए. क्लियर? जबकि हमने परचेज कितना किया था? 10,000 पीसीस. अब 10,000 पीसीस बोला है, यूनिट नहीं बोला है. तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिए. ऑल दिस यूनिट वेर सोल्ड. सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो गया? एट द रेट 40. स्टैंडर्ड रेट्स एंड प्राइस आर गिवन. डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस, यहां पर मैं लिखती हूं स्टैंडर्ड, यहां पर हम लिखते हैं एक्चुअल. एग्जाम्पल कैलकुलेट करते टाइम हमको दिक्कत ना हो, कंपैरिजन इजीली हो सके, इसलिए. डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 2 रुपीज़, जबकि पर यूनिट, जबकि एक्चुअल में इसने कितना पे किया है? 2.20. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड इनपुट 10 पीसीस पर यूनिट. अब देखिए आपके पास टोटल यूनिट्स है, एक्चुअल में प्रोड्यूस 900, बट आपको कितना टोटल? 10,000 पीसीस मिले हैं. एक यूनिट बनाते टाइम आपको 10 पीसीस के यूज करने हैं, तो आपको कितना यूनिट बनाना चाहिए था? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हो गई? यहाँ पर आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई 1000 यूनिट, जबकि एक्चुअल में हमने कितना बनाया है? 900 यूनिट. इट्स अबाउट नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन में कितने पीसेस यूज किए हैं वो नहीं लिखा है, यहाँ पर मैं कितने यूनिट्स प्रिपेयर करती हूँ उसके बारे में बताया. अब देखते हैं आगे. लेबर के लिए 2 रुपीज़ पर आवर, जबकि एक्चुअल में पे किए हमने 2.5. ओके, 2.50 पैसा. स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट पर आवर, आपको एक यूनिट बनाने के टाइम, आपको एक यूनिट बनाना हो अगर, तो डायरेक्ट लेबर कितना चाहिए? एक यूनिट बनाना है तो फॉर 1 यूनिट 2.5 आवर्स आर रिक्वायर्ड. ओके, अब यूज कितना करते हैं वो हम देखेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ओवरहेड. स्टैंडर्ड की प्राइस कितनी दी है? 4 रुपीज़ ओवरहेड के लिए. एक्चुअल में कितना होता है वो हम देखेंगे. अब उसकी कंपैरिजन करेंगे. ओवरहेड आपको एक्चुअल में पे कर ही दिया है उन्होंने 11,000. ओके, और बजटेड कितना था? 10,000. ओके, बट यहाँ पर एक्चुअल कितना होना चाहिए था वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक लिमिटेड, एंड नाउ दे आर आस्किंग अस from the above information compute all the variances, give general entries for both method, prepare necessary accounts under single plan method and partial plan method. So first of all we will calculate all the variances, after that we will make general entries of first method as per single plan method, after that partial plan method. तो पहले हम क्या करेंगे? Calculation of variances.
पर द गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट विल बी अवर फर्स्ट वेरिएंस, हमको कौन सा वेरिएंस कंप्यूट करना चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। What is the formula of material price variance? Here in this variance we are comparing the price. So our formula will be SP minus AP into actual quantity. Clear? अब बात करेंगे आगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमने टोटल स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस की कंपैरिजन करनी है। तो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है फॉर डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपीज, एक्चुअल कितनी है 2.20 और एक्चुअल में हमने पीसीस कितने यूज किए हैं एज पर द इंफॉर्मेशन 9500। सो 2 minus 2.20 my answer will be unfavorable 1900. Clear? Okay, अब move on the next part. Next part is about material usage वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस है, यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस में हम क्या कंपेयर करते हैं, वी आर कंपेयरिंग द यूज्ड क्वांटिटी। सो हियर वी विल राइट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस एज पर द बुक, योर स्टैंडर्ड प्राइस इज ₹2। ओके, यस, स्टैंडर्ड प्राइस इज 2। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपकी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको कितनी यूज करनी चाहिए थी और कितनी यूज हमने की है वो हमको देखना है। हमको यूज कितनी करनी चाहिए थी 9000 और हमने यूज कितनी की है 9500। सो माय आंसर विल बी 1000 अनफेवरेबल। मैम आपने ये 9000 कैसे लाए, लिसन, अब तक हमने सारे एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 900 यूनिट्स। तो एज पर द एक्चुअल प्रोडक्शन वी हैव टू कैलकुलेट अवर स्टैंडर्ड। हमारा स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए 10 पीस, कितने पीस 10 पीस होने चाहिए। ओके, तो 900 पीस 900 यूनिट्स बनाने के लिए कितने पीस यूज होने चाहिए 9000, जबकि हमने कितने यूज कर लिए 9500। ओके, सो दिस इज अवर नेगेटिव वेरिएंस, अनफेवरेबल वेरिएंस। मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लेबर रिलेटेड वेरिएंसेस, वेज रेट वेरिएंसेस। ओके, तो वेज रेट वेरिएंस में हम कंपेयर क्या करते हैं, रेट, कौन सा रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। आपने कितने एक्चुअल आवर्स यूज की है वो हमको देखना है, कितने एक्चुअल आवर्स किए और स्टैंडर्ड रेट क्या था, एक्चुअल रेट क्या था। स्टैंडर्ड रेट कौन था 2 रुपीज, एक्चुअल रेट 2.50। ओके, अब हमने एक्चुअल में कितने आवर्स यूज की है, देखो बुक में आपको लिखा है थर्ड लाइन में 2475 hours we have used. So we will multiply, our answer will be negative 1237.50. Okay, it will be unfavorable. So next point is our labor efficiency variance. Labor efficiency variance. Here we are comparing our efficiency, that means standard hours and actual hours. Okay, now move on the next part. What will be our multiplication? Multiplication किसके साथ होगा हमारा efficiency का, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट कितना है 2, यस। स्टैंडर्ड आर हमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, हमारे पास जितने यूनिट्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमको कितना टाइम लगना चाहिए था, हमको दिया है कि एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 डायरेक्ट लेबर के दिया है कि एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 लेबर आवर्स
यूज है। तो हमारा तो कैलकुलेशन कितने के लिए है, 900 के लिए। तो 900 के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, 2250 माइनस एक्चुअल। एक्चुअल कितना है, 2475। कंपेयर करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा -450 रुपीज़। ओके, नाउ मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए, वेज रेट के वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओवरहेड। तो ओवरहेड का वेरिएंस हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, जिसमें हम कंपेयर करते हैं हमारी बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट कितनी है हमारी, देखो फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड 10,000 minus actual cost 11,000. So our answer will be negative. Next variance, overhead volume variance. What is the formula of overhead variance? आपको जितना भी स्टैंडर्ड रेट दिया है उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। बजटेड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 2250 और स्टैंडर्ड रेट कितना है 4। यहाँ पर लिखेंगे 2500 माइनस 2050, हमारा आंसर होगा टोटल 1000 नेगेटिव। ओके, क्लियर। 2500 एंड 2250 कैसे आए वो हम देखते हैं। नोट फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो हमारे स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 1000 एज पर 10,000 पीसीस। एक यूनिट बनाने के लिए अगर हम 10 पीसीस यूज करते हैं तो हमारे पास 10,000 पीसीस थे परचेज किए हुए, हमको कितने बनाने चाहिए थे एज पर द स्टैंडर्ड, 1000। क्लियर। अब नेक्स्ट, एक्चुअल में हमने 900 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। तो अब क्या होगा, डिफरेंस मिल गया आपको यहाँ से। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है कि इनके लिए हमने ओवरहेड में कितनी क्वांटिटी लेबर आर यूज किए हैं। तो एज पर 10,000 हमको एक पीस बनाने के लिए 2.5 लेबर आर यूज करने हैं। तो हमारे टोटल लेबर आर एज पर द स्टैंडर्ड कितने हो गए, 2500 हो गए। क्लियर। ओके, पर एक्चुअल में तो हमने इतने ही बनाए हैं, इसके लिए कितना होगा, 2.5 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर होगा 2250। ओके, सो इट्स अ स्टैंडर्ड, इट्स अ बजटेड, सॉरी इट्स अ एक्चुअल, दोनों को कंपेयर करो उसके रेट से तो आपका आंसर होगा 1000 अनफेवरेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल एंट्रीज ऑफ सिंगल प्लान मेथड। ओके, वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए। अब पहली मेथड सिंगल प्लान मेथड की जनरल एंट्रीज, उसके बाद पार्शियल प्लान की एंट्रीज। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस अवर फर्स्ट मेथड सिंगल प्लान मेथड, उसके बाद हमको क्या करना है, जनरल एंट्रीज लिखनी है एज पर पार्शियल प्लान मेथड। ओके, लिसन मी केयरफुली अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस चैप्टर हैज अ 2 पार्ट। फर्स्ट इज ए वेरिएंस का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और दूसरा है अकाउंटिंग पोर्शन। जो पार्ट बी है अकाउंटिंग ऑफ वेरिएंसेस, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली सिर्फ वेरिएंसेस के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही पूछते हैं। सो फोकस ऑन दैट। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो स्किप नहीं करना था, इसलिए हमने सारी जनरल एंट्रीज और सारी मेथड्स को एक्सप्लेन किया है। बट फॉर द एग्जाम यू हैव टू स्टडी ओनली एंड ओनली फर्स्ट पार्ट, वेरिएंसेस का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, अब हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जितने भी वेरिएंसेस थे वो कैलकुलेट कर लिए। अब लिखते हैं जनरल एंट्रीज एज पर सिंगल प्लान। अब आपको पता होना चाहिए एज पर थियोरिकल कॉन्सेप्ट सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन क्रैक्स क्या निकलता है। सिंगल प्लान में हम क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है
वो हम कहाँ पर WIP, एक्चुअली अगर हम पे करते हैं तो वो WIP से रिलेट करते हैं। और दूसरा पोर्शन वेरिएंस रिलेटेड, वेरिएंस इज एज पर सिंगल प्लान, हम उसको कॉस्टिंग P&L में शिफ्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट कि जब हम पार्शियल प्लान फॉलो करते हैं तब सारे वेरिएंसेस WIP से एसोसिएट होते हैं। कॉस्टिंग P&L में तो आएंगे ही आएंगे, बट आपके WIP अकाउंट से भी वो अटैच होंगे, वो है पार्शियल प्लान। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम कॉस्टिंग P&L में वेरिएंस को शिफ्ट कर दे, जबकि जो वेरिएंस है उसको उसके पर्टिकुलर अकाउंट से भी रिलेट करना होता है एज पर सिंगल प्लान। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कितने कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में है 3, मटीरियल, सेकेंड वन इज लेबर एंड थर्ड वन इज ओवरहेड एक्सपेंसेस। इन कॉस्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए, बट उसके पहले क्या किया, पहले हम मटेरियल को परचेज करते हैं। तो फॉर मटेरियल परचेज फर्स्ट जनरल एंट्री होगी परचेज की। दूसरा, उस परचेज किए हुए मटेरियल को आप क्या करोगे, आप उसको भेजोगे प्रोसेस में, दैट मीन्स योर मटेरियल इज इशूड टू द प्रोडक्शन, वो हम जाएगा WIP अकाउंट में। उसके बाद वो आएंगे WIP में फिनिश होके कॉस्ट ऑफ सेल से P&L एंड आफ्टर द एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। क्लियर। इस जनरल एंट्रीज में ये सीक्वेंस हमको फॉलो करनी है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब यहाँ पर सिंगल प्लान आप यूज करते हो तब एक पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, परचेज का वेरिएंस, मटेरियल परचेज वेरिएंस। जब आप पार्शियल प्लान फॉलो करते हो तब एज पर द नॉर्म्स आपको सारे वेरिएंसेस को WIP में शिफ्ट करना होता है। ओके, वहां पर हम मूव करते हैं। बट यहाँ पर सिंगल प्लान में हमको मटेरियल प्राइस वेरिएंस की एंट्री जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तभी हमको कर देनी है, यानी फर्स्ट जनरल एंट्री जो परचेज वाली आई उसी में हमको सेकंड एंट्री उसके साथ कंबाइन मटेरियल परचेज वेरिएंसेस भी करनी है। क्लियर। उसके बाद सारी एंट्रीज जो सीक्वेंस मैंने बताई वहां पर फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट लेबर रिलेटेड, तो क्या मैम लेबर में भी ये पोर्शन होगा? नहीं, बिकॉज लेबर को हम परचेज नहीं करते, लेबर का हमारा रेट होता है या तो उसकी एफिशिएंसी होती है, वहां पर परचेज रिलेटेड कोई वेरिएंसेस होता नहीं है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड हो मार्केट से। क्लियर। तो वहां पर ये हमको फॉलो नहीं करना है। सॉरी, फर्स्ट स्टेप में ही हमको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो मटेरियल परचेज वेरिएंसेस है वो हम फर्स्ट एंट्री में डिनोट करेंगे अकॉर्डिंग टू मटेरियल लेजर कंट्रोल सिस्टम। क्लियर। अब सेकंड पोर्शन जब लेबर का स्टार्ट होता है तब से हम क्या करेंगे, उसका जो एक्चुअल हमने पे किया है, लेबर हमने क्या किया है, पहले एक्चुअल पे किया होगा, अब उसके बाद हम उसको स्टैंडर्ड और वेरिएंसेस दो पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट जनरल एंट्रीज नंबर 1 फॉर मटेरियल परचेज। कौन सी एंट्री कहाँ पर लिखनी है वो पहले आपको नोट डाउन करना होगा। पहली जनरल एंट्री परचेज, तो परचेज किसका है, मटेरियल का, तो उसका कॉस्ट एलिमेंट के रिलेटेड हमने कौन सा अकाउंट बनाया था, मटेरियल के लिए बनाते हैं MLC, मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट विल बी डेबिटेड मटेरियल परचेज होने के साथ एक पोर्शन उसके साथ में ही आता है, कौन सा, उसका वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट में हम कौन सी रखें, हम फर्स्ट यहाँ पर हम पूरा पोर्शन स्टैंडर्ड कॉस्ट से परचेज करते हैं। क्लियर। बट एक्चुअल में जनरल लेजर अकाउंट में तो हम जो एक्चुअल में पे करते हैं परचेज प्राइस वो लिखनी होती है। तो अब आपको ख्याल होना चाहिए कि इस एग्जाम्पल में थोड़ा ट्विस्ट है। एक्चुअल में वो लोग परचेज कितना करते हैं, 10,000 पीसेस। ओके, बट कंज्यूम कितना करते हैं, 9,500। क्लियर। और जबकि उनका एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, उनका एक्चुअल प्रोडक्शन है 900 यूनिट्स।
क्लियर। सो एक यूनिट बनाने के लिए अगर 10 पीसेस चाहिए तो हमारे पास 900 यूनिट्स है, तो हमारे कितने पीसेस यूज होने चाहिए? 9000। तो देखो यहाँ पर वेरिएशन हो गया। फर्स्ट परचेज हम 10,000 करते हैं, कंज्यूम कितना करते हैं? 9,500, और करना कितना चाहिए था? 9,000। क्लियर। तो इन तीनों में से मैं हम कौन सी एंट्री लेंगे? आपको पूरा एग्जाम्पल आप जितना प्रोडक्शन करते हो उसको बेस लेकर करना होता है। आपने परचेज तो किया ए, बट ए पोर्शन पूरा यहाँ पर प्रोडक्शन में नहीं जाता है। प्रोडक्शन में सिर्फ कितना जाता है? 9,500। सो माय बेस विल बी 9,500। ओके, सो 9,500 उसकी स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी पर मटेरियल? एक्चुअल थी 2.20, बट यहाँ पर हमें डिनोट कौन सी करनी है? स्टैंडर्ड। देखो आपको जो एक्चुअल में पे करना होता है, एक्चुअल डिनोट्स दैट देयर इज स्टैंडर्ड एज वेल एज वेरिएंस। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपके पास एक्चुअल लेबर पेड है 1,500 अप्रोक्स। वो डिनोट क्या करता है कि मैम आपने कुछ स्टैंडर्ड तो सेट किया होगा लेबर के लिए। हाँ मैंने किया था 1,000, बट मेरे स्टैंडर्ड से मेरा एक्चुअल कितना वेरिएशन शो करता है? 500 का। हो गया अमाउंट टैली। ओके, दैट मीन्स व्हाट? स्टैंडर्ड, वेरिएंस और एक्चुअल के बीच में एक रिलेशन है, वो एट द एंड टैली होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं हमने जनरल लेजर अकाउंट में कौन सी एंट्री करनी है? जो हम एक्चुअली में पे करते हैं। तो हम एक्चुअली में मैम कितना पे करते हैं? कंज्यूम किया हुआ 9,500 इंटू 2.20, ये मेरा पोर्शन है जो मैं एक्चुअल में कंज्यूम करके मार्केट से लाती हूँ। कितना होगा आंसर मेरा? 20,900। क्लियर। अब इस अमाउंट को मुझे टैली करना है। आपको कोई जनरल एंट्रीज को रट के नहीं जाना है, सिंपल सा लॉजिक है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस। अगर आपके पास ए है तो इन दोनों को कहाँ से आंसर लाना है? अगर ए है तो इन दोनों का आंसर कैसे सेट करना है वो आपको आना चाहिए। ओके ओके, नाउ 20,900 मेरा एक्चुअल पोर्शन है। तो मैम आपने तो बोला कि मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट स्टैंडर्ड से होता है और दूसरा पोर्शन है वेरिएंस का। तो हो गया एक्चुअल अमाउंट, यहाँ पर डिनोट करेंगे हम स्टैंडर्ड, और ये है वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कितना होगा? क्वांटिटी क्या है? 9,500। एज पर द स्टैंडर्ड माई रुपीज इज 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, आपको आंसर मिलेगा 19,000। ओके, और वेरिएंस हो गया 1,900। हो गया टैली। 19,000 प्लस 1,900 इज इक्वल टू 20,900। क्लियर। सारे पोर्शन में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपका स्टैंडर्ड प्लस वेरिएंस दोनों को अगर इफेक्ट देते हो तो एक्चुअल की अमाउंट मिलनी ही चाहिए। क्लियर। हो गई फर्स्ट एंट्री ऑफ मटेरियल परचेज। ओके, नाउ जनरल एंट्री नंबर 2। क्या करेंगे? मटेरियल को परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे? उनको भेजेंगे हम प्रोसेस में। दैट मीन्स व्हाट? इश्यूड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कहाँ भेजेंगे? हम प्रोडक्शन के लिए उसको भेजेंगे WIP में। WIP मीन्स व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से भेजा है हमने? यहाँ से, टू मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या अमाउंट लिखनी है वो मेन क्वेश्चन है। आपको अमाउंट वही लिखनी है जो बुक में एक्चुअल में वो लोग ट्रांसफर करते हैं। कितना करते हैं? 20,900। तो मैम यहाँ पर डिफरेंस नहीं शो करेगा, तो आपको डिफरेंस ही तो शो करना है। वेरिएंस, वेरिएंस की एंट्री वहाँ पर क्रॉस होगी और वहाँ पर आपको बैलेंस दिखने को मिल जाएगा। क्लियर। एक कौन सी जनरल एंट्री लिखी आपने? issued to production. Okay, now next we have to talk about the labor.
लेबर के लिए क्या करोगे, लेबर को हमको इफेक्ट देनी होगी, पहले तो हम एक्चुअल की और एक्चुअल के बाद इफेक्ट देनी है, उसको कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोडक्शन के लिए, कितना वेरिएशन है और कितना एक्चुअल में हम लेबर पे करते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट इज लेबर। जनरल एंट्री होगी लेबर एक्सपेंस या तो लेबर रेट पेड। कितना एक्चुअली में हमने पे किया है, 6187.50, 6187.50। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में हम पे करते हैं तो कौन सा अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट करेगा। कौन सा अकाउंट अफेक्ट करेगा, लेबर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। क्यों? बिकॉज हमने ये अकाउंट स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए है कि हम लेबर के एलिमेंट्स को टैली कर सके। कौन से अकाउंट से टैली होगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक्चुअली में पे कितना किया लेबर, 6187.50। तो जैसे हमने यहाँ पर टैली किया है सेकंड पोर्शन में वही करना है। ए अगर एक्चुअल पेड है दैट मीन्स व्हाट, इट कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एज वेल एज वेरिएंस। तो इस अमाउंट में से आपको निकालना है स्टैंडर्ड और दूसरा है वेरिएंस। कैसे निकालोगे, पहले तो हमको जितना भी प्रोडक्शन में हम लेबर ले गए हैं यूज किया है एज पर द स्टैंडर्ड मूव करना होगा। उसके लिए आएगा अकाउंट WIP अकाउंट डेबिटेड। क्या कोई वेरिएंस है? हाँ है, वेज रेट वेरिएंस। दूसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कौन से अकाउंट से टैली करेंगे, इस अकाउंट को हमको टैली करना है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। कितनी अमाउंट, 6187.50। वेज रेट वेरिएंस कितना है, 1237.50। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 450। यहाँ पर अमाउंट आएगी 4500। ये अमाउंट मैंने डायरेक्ट नहीं लिखी है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। 6187.50 is actual. These two are standard, sorry, these two are variances and it is our standard. Standard as per what? Standard as per production. Production कितने का किया है, 900 यूनिट्स का। कौन से रेट पर, एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितने लेबर रिक्वायर है, 2.5। मल्टीप्लाई करो, देखो कैलकुलेशन आप ऐसा कर सकते हो कि आपने लेबर वर्क कितने के लिए यूज किया है, 900 यूनिट्स के लिए। ओके, अगर एक यूनिट आप बनाना चाहते हो तो कितना टाइम रिक्वायर है, 2.5 आवर। आप मल्टीप्लाई करोगे आपको एक आंसर मिलेगा, उस आंसर को क्या करना है, अब जो आंसर आता है आपका उसको पर कितने घंटे आपने टोटली यूज किए, कितने घंटे टोटली यूज किए, मल्टीप्लिकेशन से आंसर मिलेगा आपको 2250। क्लियर? अब इतने आर आपने टोटली यूज कर दिए तो इसका रेट पर आर कितना है, एज पर द स्टैंडर्ड रेट 2 रुपीज। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपकी अमाउंट मिल जाएगी 4500। ओके, सो हियर आई कैन से दैट 900 यूनिट्स, 2.5 for particular 1 unit require and standard is 2, so my answer will be 4500. ओके, अब इसको इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए आपको। आपने क्या किया है, आपने एक्चुअल अमाउंट को स्टैंडर्ड एज वेल एज वेरिएंसेस से कंपेयर कर दिया है। स्टैंडर्ड कैसे लाया कि टोटल 900 यूनिट्स है, उसको बनाने के लिए अगर 2250 आवर्स रिक्वायर है तो उसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा पैसा कितना निकलेगा,
4500, दैट्स द स्टैंडर्ड प्रिंट। क्लियर? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पर, एक तो मटीरियल and second one is labor. Now move on the overhead related variances. Overhead related variance, आपने एक्चुअल में कितने ओवरहेड पे किए? हमने मटेरियल की एंट्री कंप्लीट कर ली है, लेबर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, अब ओवरहेड। तो ओवरहेड एक्चुअली में हमने पे कितने किए हैं, उसके बाद उनके वेरिएंसेस कितने हैं वो एंट्री हमको करनी है। तो वेरिएंसेस कितने हैं? 2 है, एक्सपेंडिचर रिलेटेड एंड वॉल्यूम रिलेटेड। और नंबर 1 इज एक्चुअल कितना पे किया। एक्चुअल में हमको लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड पेड इंकर्ड लिखा है, कितना लिखा है? 11,000। तो पहले वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। ओवरहेड यहाँ पर जैसे हमने सेम एंट्री की थी एक्चुअल पेड की, वही एंट्री यहाँ पर रिपीट करनी है, बट इट्स अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल, या तो फिर डायरेक्टली कंट्रोल अकाउंट लिख सकते हो, अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर? कितना? एक्चुअल अमाउंट पेड। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री। अब हमने जितना भी एक्चुअल पे किया है उसको बाइफरगेट करना है स्टैंडर्ड एज वेल एज वेरिएंसेस में। तो कितना है स्टैंडर्ड और कितना है वेरिएंसेस? पहले हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो WIP अकाउंट में हम स्टैंडर्ड प्राइस को शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर जो किया वही हमको यहाँ पर रिपीट करना है। स्टैंडर्ड है टोटल, तो स्टैंडर्ड 900 यूनिट्स के लिए 2.5 आवर रिक्वायर है, पर यहाँ पर रेट चेंज हो जाता है। पर आवर रेट कितना है? 4 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अमाउंट क्या आएगी? 9,000। क्लियर? उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अकाउंट डेबिट 1000। ओवरहेड वॉल्यूम, या तो फिर आप बजटेड भी बोल सकते हो, वेरिएंस 1000। टू विच अकाउंट? हम कौन सा अकाउंट यहाँ पर टैली करते हैं? यहाँ पर कौन सा किया? लेबर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये वाला अकाउंट जो हमने एक्चुअली में सेट किया था 11,000। ओके, तो यहाँ से डेबिट क्रेडिट कट हो जाएगा, फिर एंट्री तो रहेगी सिर्फ है। ओके, अब देखते हैं आगे 7। सारे कॉस्ट एलिमेंट पे हो गए। अब आप क्या करोगे? अब हम करेंगे हमारा जो फिनिश गुड्स है वो WIP से फिनिश गुड्स तक ट्रांसफर होगा, फिर फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से GLA यानी कि लास्ट पोर्शन में ट्रांसफर होगा। क्लियर? ये 3 एंट्री हमको यहाँ पर मेन करनी है। तो पहले हम करते हैं फिनिश गुड को ट्रांसफर। फिनिश गुड्स कॉस्ट कंट्रोल, या तो फिर कंट्रोल अकाउंट डायरेक्ट लिख दियो, अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। कितना पैसा? स्टैंडर्ड, किसका स्टैंडर्ड? 900 यूनिट्स का। कितनी आई टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट? 35 रुपीज़। कैसे आया मैम 35 रुपीज़? आपको पता है कि मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी है, उसके बाद लेबर की कितनी है, उसके बाद ओवरहेड की कितनी। मटेरियल कितनी क्वांटिटी में चाहिए? 1 यूनिट के लिए चाहिए 10 पीसेस, और 1 पीसेस का कितना है? 2 रुपीज़। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेबर की। लेबर का 1 यूनिट बनाने के लिए लेबर कितना चाहिए आपको? 2.5 आवर्स, और 1 आवर का कितना है? 2 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया? 5। वैसे ही ओवरहेड की बात करें 2.5 आवर 1 यूनिट के लिए चाहिए, और 1 घंटे का कितना है? 4 रुपया। 4 रुपये से कितना होगा मल्टीप्लिकेशन? 10 रुपीज़। टोटल होगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 35 रुपीज़। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी कैसे 35 उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको? 31,500। ये क्या किया आपने? ये मैंने क्या किया है, जितना भी WIP का पोर्शन था उसको शिफ्ट किया है फिनिश गुड में।
ओके। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री किसकी होगी? फिनिश गुड्स हो गए हमारे पास क्लियर, तो उसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा कि हम उसको बेचने के लिए भेजेंगे। तो पहले तो हम उसको स्टैंडर्ड प्राइस से भेजेंगे, बट एक्चुअल में बेचेंगे किससे? सेलिंग प्राइस से। तो पहले हम स्टैंडर्ड प्राइस से जो ये अकाउंट क्रिएट किया उसको मूव करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल से। तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना? 31,500। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी? सेल की होगी। यूनिट सोल्ड एट द रेट 40 रुपीज। क्यों 40 लिखा मैम? आपको देखो क्वेश्चन में दिया है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है? 40। तो अब इस जनरल एंट्री को कहाँ पर मूव करेंगे? सेल हो गया, कंप्लीट हो गया, तो हमारा फाइनल जो अकाउंट था GLA अकाउंट, लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो हमारा टैली करना है। इसलिए सारा पोर्शन अब कहाँ ले जाएंगे हम? बेचने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ मूव होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। तो मैम यहाँ पर प्राइस क्या लिखेंगे? 40 से लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तैयार होता है माल, जो यूनिट्स है वो 31,500 में, बेचते कितने में हो आप? 36,000 में। दैट मीन्स व्हाट? क्या मिल गया आपको यहाँ पर? प्रॉफिट मिल गया। कितने का? 4,500। 4,500 हमारा प्रॉफिट होगा, और वही प्रॉफिट अब हम क्या करेंगे? PNL में ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट में हम PNL अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो करते हैं एंट्री हम कौन सी? इन दोनों के डिफरेंस की, यानी प्रॉफिट की, यूनिट सोल्ड। ओके। और उसके बाद दूसरी एंट्री प्रॉफिट की कौन सी होगी? कॉस्टिंग PNL अकाउंट में हम वेरिएंसेस की एंट्री देने के बाद जब अकाउंट क्लोज करते हैं वो एंट्री। क्लियर? नाउ डिफरेंस कितना है इनका? 4,500। ओके। तो जनरल एंट्री लिखते हैं हम, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू कॉस्टिंग PNL 4,500। ओके। ये एंट्री थी, जितना भी आपने गुड्स सेल किया उससे जो आपने प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट की एंट्री थी। तो मैम दूसरी एंट्री कौन सी है? दूसरी एंट्री वो है कि जब आप कॉस्टिंग PNL अकाउंट प्रिपेयर करोगे, ओके, तब आप उसमें सारे वेरिएंसेस की एंट्री करोगे। दूसरा पोर्शन ए वाला जो प्रॉफिट है उसको शिफ्ट करोगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा। कितना लॉस मिलता है यहाँ पर? 2,087.50। वो हम पार्शियल प्लान में भी देखेंगे कैसे हमको कॉस्टिंग PNL बनाना है और कैसे हमको लॉस मिलता है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,087.50 टू कॉस्टिंग PNL अकाउंट। ओके। लॉस है यहाँ पर, क्योंकि वेरिएंसेस कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं इस एग्जाम्पल में, इसलिए हमको यहाँ पर लॉस होता है। कितना होता है? 2,087.50। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल टोटली कंप्लीट होता है एज पर द सिंगल प्लान मेथड। अब हम मूव करेंगे एज पर द पार्शियल प्लान। क्या करना है? पहले जनरल एंट्री लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और दोनों मेथड से आंसर क्या होगा? सेम होगा, 2,087.50 लॉस। ओके। वहाँ पर अकाउंट प्रिपेयर करने। अब बात करते हैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, थियोरिकल एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान एंड ड्यूअल प्लान। आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। यहाँ पर श्योरिटी इतनी है कि आपको एग्जाम्पल पोर्शन ए में से ही आता है, बी में से नहीं आता है, वहाँ पर सिर्फ थियरी होती। प्रैक्टिकली यहाँ पर कोई हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, इसलिए आपको फोकस करना होगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। पर यहाँ पर हम सिलेबस स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2 एग्जाम्पल दोनों मेथड से क्लियर करवा दिए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पहले कौन सी प्रिपरेशन करते हो। ओके। सो हियर लेट्स स्टार्ट
partial plan. As per partial plan, as per our calculation there are 6 type of variance: material price variance, उसके बाद यूसेज, वेज रेट, एफिशिएंसी, ओवरहेड के 2 वेरिएंसेस, एक बजटेड एंड एक वॉल्यूम रिलेटेड वेरिएंस। ये सारे वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जनरल एंट्रीज, जो आपको एग्जाम्पल में पूछते हैं। तो आपको कैसे जनरल एंट्रीज लिखनी है वो सीक्वेंस याद कर लो। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है आप जनरल एंट्रीज के साथ साथ अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहते हो या आफ्टर कंप्लीटिंग द जनरल एंट्रीज यू वांट टू प्रिपेयर योर अकाउंट्स। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। कैसे और कौन सी जनरल एंट्रीज करनी है वो देखते हैं। पहले हमको वेरिएंसेस रिलेटेड जनरल एंट्रीज करनी है। जितने भी आपने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं वो कौन सी इफेक्ट शो करते हैं, वेदर अनफेवरेबल और फेवरेबल। 2 टाइप्स ऑफ वेरिएंस का रिजल्ट होता है, या तो कंपनी के लिए फेवरेबल होगा या तो फिर कंपनी के लिए अनफेवरेबल होगा। हियर वी आर डिस्कसिंग पार्शियल प्लान। ओके, तो ये सारे वेरिएंस एज पर पार्शियल प्लान कहाँ पर शिफ्ट होते हैं? WIP अकाउंट में। अगर अनफेवरेबल है तो WIP अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा और यहाँ पर डेबिट। क्लियर? ऐसे ही हमको जनरल एंट्रीज करनी है। उसके बाद अगर आपने एक्सपेंसेस को एक्चुअली में पे किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल में दी है, तो आपको लिखना होगा दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस पेड एंड जनरल एंट्री आपको रखनी होगी। वही जनरल एंट्री की पोस्टिंग आपको रिलेटेड अकाउंट में डालनी है। उसके बाद सारे अकाउंट्स को क्लोज करना होगा। दैट मीन्स सेकंड पोर्शन इज व्हाट? एक्सपेंसेस पेड। ओके, 2 पोर्शन क्लियर हो जाने के बाद जनरल एंट्रीज में पहला कौन सा? वेरिएंसेस की जनरल एंट्रीज करिए। उसके बाद एक्सपेंसेस कुछ पे किए हैं तो उनकी एंट्रीज करिए और उसके बाद आपको अकाउंट क्लोज करके कहाँ पर ले जाना होंगे? कॉस्टिंग P&L में। ओके, कॉस्टिंग P&L में ले जाके इसके रिलेटेड जितने अकाउंट्स है वो हम क्लोज करेंगे। फिर आएंगे हम हमारी सीक्वेंस पर। हमारी सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए। फर्स्ट WIP अकाउंट को हम क्लोज करके ले जाएंगे फिनिश गुड तक। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, फोर्थ वन कॉस्टिंग P&L एंड फिफ्थ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अगर हमारा टैली हो जाता है दैट मीन्स आवर एग्जाम्पल इज 100% करेक्ट। ओके, सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम्पल। वेरिएंसेस हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अब देखते हैं जनरल एंट्रीज। फर्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जनरल एंट्री कैसी होगी पहले देखेंगे, फेवरेबल है या अनफेवरेबल। This shows that variance is unfavorable -1900। तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट जनरल एंट्री करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट 1900। ओके, सेकेंड जनरल एंट्री मटेरियल यूसेज वेरिएंस 1000 अनफेवरेबल सिचुएशन। तो सेम वे हम WIP अकाउंट से करेंगे। नंबर 2 मटेरियल यूसेज, आप शॉर्टकट में MUV अकाउंट भी लिख सकते हो, डेबिट टू WIP अकाउंट 1000। Related to material, we have computed 2 variants. First is price and second one is usage. Both are negative, so we have made journal entries. Now second point, related to labor, there are also 2 variances, rate variance and your efficiency variance. तो हमारी थर्ड journal entry होगी labor rate variance या तो फिर आप बोल सकते हो wage rate variance अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। अमाउंट है 1237.50
Next variance is related to labor efficiency variance. ₹450. Fifth is related to overhead budgeted variance. 1000 नेगेटिव आंसर है. सेम इफेक्ट टू WIP अकाउंट. ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. ₹1000 unfavorable. ओके, जनरल एंट्रीज ऑफ वेरिएंसेस आर कंप्लीट. नाउ आप देख सकते हो कि अगर हमारा वेरिएंस अनफेवरेबल है तो टू WIP अकाउंट वी हैव मेड जनरल एंट्रीज. अगर फेवरेबल होता तो क्या करते? डेबिट कौन सा होता? WIP अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएंस. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने MPV वेरिएंस कैलकुलेट किया और फेवरेबल सिचुएशन शो करता है तो क्या हो जाएगा? WIP अकाउंट डेबिट टू MPV अकाउंट. ओके, नाउ वेरिएंसेस की जनरल एंट्री होने के बाद अगर कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस की एंट्री कर दीजिए. एक्सपेंसेस कितने हैं यहाँ पर? 3. कौन कौन से? मटेरियल को परचेज किया, कंज्यूम किया, नंबर 2 लेबर का, और नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड. तो तीनों की जनरल एंट्री होगी. यहाँ पर टाइटल लिख दीजिए फॉर योर एक्सप्लेनेशन कि एग्जाम में आप इजीली याद कर सको. WIP अकाउंट डेबिट टू मटीरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट. कितना है? 20,900. ओके, उसके बाद 8th जनरल एंट्री WIP अकाउंट डेबिट टू लेबर लेजर कंट्रोल अकाउंट. अमाउंट है 6,187.5. यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो मटीरियल कंज्यूम्ड, वेज रेट पेड, वेजेस पेड. ओके, नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड पेड. WIP अकाउंट डेबिट 11,000 टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट. फैक्ट्री ओवरहेड पेड. ओके, हमने क्या किया? वेरिएंसेस की जनरल एंट्रीज कंप्लीट की. उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस किए उन जनरल एंट्रीज को भी कंप्लीट कर दिया. क्लियर? अब क्या करेंगे? अब हम वेरिएंसेस का जो अकाउंट है वो WIP से जो हमने इफेक्ट दी उसको क्लोज करना है. ओके, अगर हम डायरेक्टली आप इसके साथ साथ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपके लिए इजी होगा. अप्रोक्स कोई भी एग्जाम्पल में 20 से 25 तक जनरल एंट्री होती है अप्रोक्स. उसके अकॉर्डिंग आपको पहले जनरल एंट्रीज के पेजेस छोड़ने, उसके बाद अकाउंट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर करने सो दैट यू कैन इवेल्यूएट एन एग्जाम. ओके, एग्जाम्पल सही है कि गलत हो रहा है वो हम पहले डायरेक्टली साथ साथ में करेंगे तो ईजी रहेगा. आप जनरल एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो क्या होगा कि आप कोई जनरल एंट्री अगर मिस कर जाते हो तो वो उसके कारण आपके अकाउंट के आंसर आएंगे नहीं. ओके, सो नाउ completing this we will prepare general accounts which are considering over here and we will tally our general entries are correct or not. Now जनरल एंट्रीज के बाद जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, पहले अकाउंट्स कौन से होने चाहिए? वेरिएंसेस के. जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए उनके रिलेटेड हमने वेरिएंसेस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए. अब करते हैं पोस्टिंग. जितनी भी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हुई है वो पहला क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट. देखिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट, उसमें एंट्री करेंगे WIP वाली टू WIP अकाउंट. अमाउंट इज 1,900.
क्लियर। सेम वे जितने भी वेरिएंसेस थे रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम जनरल एंट्रीज रख देंगे। पोस्टिंग करनी है हमको यहाँ पर टू WIP अकाउंट, अमाउंट है 1000, टू WIP अकाउंट, अमाउंट है 1237.50, टू WIP अकाउंट, अमाउंट 450, टू WIP अकाउंट 1000, टू WIP अकाउंट 1000। ओके, नाउ पोस्टिंग करने के बाद हमको ए अकाउंट्स क्लोज करने हैं और कहाँ ले जाने हैं? एज अ एक्सपेंस। वी आर लर्निंग हियर पार्शियल प्लान, और पार्शियल प्लान में हम क्या करते हैं, हमारे जो वेरिएंसेस होते हैं उनको फेवरेबल है तो हम एज अ इनकम एंड अनफेवरेबल है तो एज एन एक्सपेंस लेकर कॉस्टिंग P&L में मूव करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर सारे वेरिएंसेस क्या है? unfavorable. So in costing P&L account we will give entry as per the expenses, और ये सारे अकाउंट स्टॉप करने होंगे, बंद करने होंगे, इनको हम शिफ्ट करेंगे कॉस्टिंग P&L में, इसलिए इनकी अलग एंट्री होगी बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ये हो गया अकाउंट हमारा क्लोज। ओके, MPV अकाउंट क्लोज हो गया और उसकी क्लोज करने की एंट्री, अकाउंट को स्टॉप करने की एंट्री क्या है? कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएंस। तो हमारी 10th नंबर की एंट्री होगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट 1900 टू MPV अकाउंट। ओके, ये क्या किया मैंने? अकाउंट को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। सेम वे सारे अकाउंट्स के लिए हम करेंगे क्लोजिंग। कॉस्टिंग P&L 1000 अकाउंट क्लोज। Account debit 1000 rupees to that particular variance MUV account। 12 costing P&L account debit to wage rate variance account। What is the amount? 1237.50, 1237.50, 1237.50 costing P&L। ओके, सेम वे सारे अकाउंट्स के लिए आप जनरल एंट्रीज कर दो। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और ये सारी जनरल एंट्रीज हम किसकी कर रहे हैं? अकाउंट बंद करने की। हम कौन सा अकाउंट बंद करना चाह रहे हैं? रिलेटेड टू अपर कैलकुलेटेड वेरिएंसेस। ओके, ये जो वेरिएंस कैलकुलेट किए थे उनकी जनरल एंट्रीज की, फिर उस साइड उनको क्लोज करने की एंट्री करी। टू LEV अकाउंट, अमाउंट है 450, यहाँ पर अकाउंट क्लोज करेंगे। वन 1000 है यहाँ पर। ओके, 14 कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू ओवरहेड बजटेड वेरिएंस अकाउंट, अमाउंट है 1000।
लास्ट वन इज अबाउट कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट होगा, और लास्ट अकाउंट है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। कितना है 1000, वो भी नेगेटिव। ओके क्लियर। तो यहाँ पर हमारी पोस्टिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है अकाउंट की वो हमने सीखा। किसके रिलेटेड? वेरिएंसेस के रिलेटेड। अब देखो एक चीज समझो, आप आपके अकॉर्डिंग भी जनरल एंट्रीज का सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। कैसे? तो आपको अगर स्टार्टिंग से एक एक कॉस्ट वाइज एंट्री करनी है तो कैसे होगी? पहले आप बात करो मटेरियल की, तो मटेरियल को पहले आप परचेज करोगे, उसकी जनरल एंट्री होगी। ओके, मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLLC अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? ओके, वो एंट्री होगी। उसके बाद आपने कंज्यूम किया मटेरियल को, तो मटेरियल को कंज्यूम की जनरल एंट्रीज लिख सकते हो। उसके बाद उसका वेरिएंस कैलकुलेट किया और क्लोज किया। ख्याल आया? ओके, कि आपको कैसे कैसे जनरल एंट्रीज को डिनोट करना है। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी है वैसे करोगे तो भी आपकी एग्जैक्ट एंट्री सारी सही होगी। बट अगर आप आपके वे में जैसे बुक में दिया है ऐसे सीक्वेंस वाइज भी करना चाहते हो तो भी होगी। अब नेक्स्ट समझाते हैं। तो अगर लेबर की बात करें तो लेबर रिलेटेड कैसे लिखोगे? पहले आप करोगे कि लेबर कितना कंज्यूम किया है, तो नंबर 1 लेबर की जनरल एंट्रीज ए, उसके बाद उसका वेरिएंस और उसका वेरिएंस क्लोज करोगे। क्लियर? ओके, तो उसके रिलेटेड वेरिएंस को क्लोज करोगे तो लेबर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आप एंट्रीज करोगे, पहले पेड, फिर उसका वेरिएंस को क्लोज करना है। उसके बाद आता है मेन अकाउंट हमारे, MLC अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। तो वो सारे अकाउंट जिसमें हमको इनकी रिवर्स एंट्री देनी है वो अब हम लिखते हैं। ओके, सो लेट्स प्रिपेयर मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ वेरिएंसेस अकाउंट हो गए हैं सारे, कंप्लीट भी कर दिए हमने। अब हमारा सीक्वेंस जो था वो हमको मेंटेन करना है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले आपको ए अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, बाद में वेरिएंसेस के अकाउंट, नो इश्यू। पहले वेरिएंस के करने हैं, बाद में अकाउंट प्रिपेयर करने सीक्वेंस वाइज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन चेंज द सीक्वेंस। ओके, नाउ सी मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहले हम बात करेंगे मटेरियल के रिगार्डिंग। तो मटेरियल के रिगार्डिंग कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है पहले हम देख लो। कि मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल के बाद आप पहले तो क्या करोगे, उसको परचेज करोगे। तो क्या हमने परचेज की एंट्री की है, फिर कंज्यूम की एंट्री की है, वेरिएंस की एंट्री की है, वेरिएंस को क्लोज किया है। ओके, अब देखते हैं, हमने कंज्यूम की एंट्री तो कर दी थी, वेरिएंसेस की एंट्री कर दी थी, अकाउंट को क्लोज भी कर दिया, तो बाकी कौन सी रह गई? मटेरियल को परचेज किया था वो। ओके, तो हम वो एंट्री जो रिमेनिंग है 16 से स्टार्ट करते हैं। मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या होगी? जितने में आपने मटेरियल को परचेज किया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन। मटेरियल परचेज की एंट्री सीक्वेंस वाइज भी हो सकती है। पहले मटेरियल परचेज कीजिए, उसके बाद कंज्यूम कीजिए, उसके बाद वेरिएंस दिखाइए और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। ओके, आपकी कन्वीनियंस के लिए हमारा एग्जाम्पल इजीली आप समझ सको इसलिए मैंने पहले क्या किया, सारे वेरिएंसेस की एंट्री कर दी, उनको क्लोज किया और वो अकाउंट्स जो फिनिश हो गए उनको साइड में रख दिया। अब द मेन क्रक्स ऑफ द एग्जाम्पल यहाँ पर समझना है। ओके, आप अगर इस सीक्वेंस पर जनरल एंट्रीज लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी जनरल एंट्री कहाँ पर लिखते हो, पर आपका फाइनल अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके पहले पोस्टिंग कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLC। इस अकाउंट में टू
GLA अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? ए वाला, 22,000। यहाँ पर भी साइड में पोस्टिंग कर दीजिए, क्रॉस मटीरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट 22,000। क्लियर। अब इस अकाउंट को भी क्लोज करना होगा। हमने याद करो, हमने एक एंट्री और की थी, कौन सी? WIP अकाउंट 2, ए वाली एंट्री, कंज्यूम की एंट्री, WIP अकाउंट 2 मटीरियल कंट्रोल लेजर अकाउंट, तो उसकी पोस्टिंग करनी होगी यहाँ पर बाय WIP। कितना था? 20,900। ओके, तो मैम यहाँ पर तो एक बैलेंस बचता है। अगर हम अकाउंट क्लोज करना चाहे तो हमारा बैलेंस बचता है, तो जो बैलेंस बचता है उसका क्या करना है? वो बैलेंस हमारा पूरा बेस होगा। अगर कोई अकाउंट में अकाउंट टोटली टैली नहीं हो रहा है, मटेरियल, लेबर या फिर ओवरहेड का, तो उसमें एक बैलेंस बचता है, वो बैलेंस हमको कैरी फॉरवर्ड करना होता है। ओके, कितना बैलेंस बचता है यहाँ पर? 1100। अरे बैलेंस क्यों बचता है? किसी को दिक्कत हो कि मैम हमें एक्सप्लेन कीजिए, ये बैलेंस क्यों बचता है? सारे एग्जाम्पल में तो नहीं बचता है, बोलो। तो एक पॉइंट देखो, यहाँ पर जो हमने मटेरियल परचेज किया है उसकी क्वांटिटी और जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया है उसकी क्वांटिटी दोनों अलग है। परचेज करने की क्वांटिटी थी 10,000, जबकि कंज्यूम करने की क्वांटिटी थी 9,500। वेरिएंस कितने का आया? क्वांटिटी में 500 का, और रुपीस में भी वेरिएंस देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2 रुपीस था और यहाँ पर 2.20। तो अगर आप इसकी एंट्री देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1100 का वेरिएंस। कि जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है? क्योंकि आपने जितना भी टोटल परचेज किया था उस टोटल मटेरियल को कंज्यूम किया नहीं है, इसकी वजह से हमको 1100 का क्या मिलता है? टोटली कैरी फॉरवर्ड के लिए बैलेंस मिलता है। क्लियर। अब ए बैलेंस हमको यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड करना हो तो हम कर सकते हैं, वो लास्ट में करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? वेज रेट कंट्रोल अकाउंट। तो इसके अकाउंट के लिए हमने कौन सी एंट्री की थी? जब हमने लेबर रिलेटेड पेमेंट किया था, एक्सपेंसेस पे किए थे, वो एंट्री हमने की थी बाय WIP अकाउंट 6,187.50। ओके, वो हमारा एंट्री था। उसके बाद फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड हमने कितना पेमेंट किया था? बाय, जो भी जनरल एंट्री हमने पहले की थी उसकी सारी पोस्टिंग ही कर रही हूँ, कोई नई जनरल एंट्री, नया पॉइंट नहीं कर रही हूँ। जितनी भी जनरल एंट्री थी उसकी सारी पोस्टिंग ही हो रही है। ओके, पर्टिकुलर अकाउंट में। ए अकाउंट देखो, वेज रेट अकाउंट कंट्रोल वाला अकाउंट है, तो इसमें WIP का नाम आया। अब जब WIP आएगा तब फिर वेज रेट कंट्रोल अकाउंट का नाम आएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड है, यहाँ पर मूव करेंगे तो पोस्टिंग में क्या हो जाएगा? डेबिट साइड। ओके, सीक्वेंस समझो खाली सिर्फ। 11,000। क्लियर। तो अब इन दोनों पॉइंट की एंट्री हमको कहाँ देनी होगी? इन दोनों पॉइंट की एंट्री हमको यहाँ देनी होगी। यहाँ पर क्या होगा? पहले मटेरियल की एंट्री, तो लिखेंगे टू मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या WIP का नाम है मटेरियल कंट्रोल में? हाँ, कितने से है? 20,900। ओके, नेक्स्ट WIP का नाम कहाँ पर है? वेज रेट कंट्रोल में, तो वेज रेट कंट्रोल अकाउंट। ओके, 6,187.50। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 11,000। ओके, हमने सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग की है। अब ये दोनों अकाउंट को भी, इस अकाउंट को जैसे हमने GLC में क्लोज करके शिफ्ट किया यहाँ पर, वैसे इन दोनों अकाउंट्स को भी हमको करना होगा टू GLA अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू GLA अकाउंट, अमाउंट सेम, अकाउंट क्लोज्ड।
करके दोनों की एंट्री क्रॉस भी यहाँ पर कर देनी है। बाय वेज रेट कंट्रोल अकाउंट 6187.50 बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 11,000। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट WIP अकाउंट। WIP अकाउंट में क्या कोई पोस्टिंग बच जा रही है? हाँ मैम, आपने जितने भी वेरिएंस कैलकुलेट किए थे उसकी इफेक्ट आपने कहाँ दी थी? WIP में। अगर फेवरेबल होते तो सारे वेरिएंस डेबिट साइड होते, बट यहाँ पर सारे वेरिएंस अनफेवरेबल है, तो जितनी भी जो एंट्रीज की थी उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पर आएगी बाय दैट पर्टिकुलर वेरिएंस, बाय MPV variance account, by MUV variance account, wage rate variance account, labor efficiency variance account, overhead budgeted variance account, overhead volume variance अकाउंट। अमाउंट क्या थी आपकी? अमाउंट थी 1900, यहाँ पे अमाउंट थी आपकी 1000। नेक्स्ट अमाउंट 1237.50, 450, 1000, 1000 और टोटल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 38087.50। ओके, अब इसका बैलेंस हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो बैलेंस निकलेगा वो हम फिनिश्ड गुड्स में मूव ऑन करेंगे। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स का कहाँ पर? कॉस्ट ऑफ सेल में। कॉस्ट ऑफ सेल का कॉस्टिंग P&L में, और प्रॉफिट जो भी निकलेगा वो इस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे तो एग्जाम्पल ओवर हो जाएगा। ओके, तो टोटल करने के बाद इसको डिडक्ट कीजिए, कितना आंसर आता है? यहाँ पर अब बैलेंस बचेगा जो कहाँ पर मूव ऑन होगा? फिनिश गुड। बैलेंस होगा आपका 31,500। ओके, अब इस 31,500 को यहाँ पर हम मूव करेंगे, क्या हो जाएगा? टू WIP अकाउंट। कितना? 31,500। ये डिनोट क्या करता है? ये एक्सप्लेन क्या करता है? ये एक्सप्लेन ये करता है कि सारी वर्क इन प्रोग्रेस होने के बाद, मटेरियल को कंज्यूम करने के बाद, उस पर लेबर वर्क लगाने के बाद आपके पास कितना फिनिश्ड गुड्स आया है उस प्रोसेस में से 31,500 का। क्लियर? अब ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे। 31,500। अब इस अकाउंट को हम शिफ्ट करेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31,500। ओके, डायरेक्ट मैंने पोस्टिंग कर दी, बट आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पर जनरल एंट्रीज भी लिखनी है। क्या लिखोगे आप? कि आपने WIP अकाउंट को क्रेडिट किया है फिनिश गुड्स से। ओके, और फिनिश गुड्स को मूव ऑन कहाँ किया है? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल में। तो अब आप इस अकाउंट को यहाँ पर मूव करिए, यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर लिख जाएगा टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट 31,500। क्लियर? आपको आंसर मिलेगा 35 रुपीज़ परसेंटेज यूनिट्स में। नंबर ऑफ यूनिट्स में आप जब कंप्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 35 पर यूनिट। इन्होंने 35 में यहाँ पर मूव किया है, पर सेल तो कितने में किया है? सेल तो हमने उसको 40 रुपीज़ में किया है, तो 40 रुपीज़ करो, 900 यूनिट इंटू 40, 36,000 आपका आंसर आएगा। ओके, जबकि 900 इंटू 35 करोगे तो आपका आंसर ए होगा। तो हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? यहाँ पर होगा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो आपने 40 रुपीज़ में सेल किया है वो अमाउंट। अगर हमने सेल 40 में किया है, हमारे पास आया है 35 में, तो लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे?
कॉस्टिंग P&L अकाउंट में कितना आएगा, आपको आंसर मिलेगा 4500 का प्रॉफिट। ओके, अब नेक्स्ट इस पॉइंट को कहाँ मूव करेंगे हम, कॉस्टिंग P&L में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 4500 प्रॉफिट। ओके क्लियर। अब हम इनकी जो एंट्री शिफ्टिंग की है वो भी जनरल एंट्रीज भी कर देते हैं यहाँ पर। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ किससे, WIP से, तो टू WIP अकाउंट कितना अमाउंट है 31,500। ओके, एंट्री कवर हो गई। अब इस दोनों की जनरल एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट किससे डेबिट हुआ है, मूव किया है कौन सा अमाउंट, फिनिश गुड्स को मूव किया है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट कितने रुपीस से किया है हमने, 31,500 से टू फिनिश गुड। सिर्फ सीक्वेंस मेंटेन करना आना चाहिए आपको, तो कोई भी जनरल एंट्री आपकी रॉन्ग नहीं होगी। क्लियर। अब ए वाली जनरल एंट्री भी कंप्लीट। अब जो प्रॉफिट आया है उसको हमने मूव कहाँ किया, कॉस्टिंग P&L में, तो उसकी भी जनरल एंट्रीज लिखनी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट 4500 टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्लियर। ओके, अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा, अब हम जितने भी वेरिएंस कंप्यूट किए थे उनकी जनरल एंट्री क्या थी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो WIP अकाउंट में हमने इनकी इफेक्ट दे दी, पर जब वो वेरिएंस हमने क्लोज किए थे तब कौन सा फॉर्मूला, कौन सी जनरल एंट्री लिखी थी, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएंसेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब जो वेरिएंस अकाउंट क्लोज किए थे वो सारी जनरल एंट्रीज आ जाएगी टू MPV अकाउंट, MUV अकाउंट। ये सारी एंट्रीज जो हमको क्लोज करना है कॉस्टिंग P&L से, वेज रेट वेरिएंस अकाउंट, LEV अकाउंट, ओवरहेड बजटेड वेरिएंस अकाउंट, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस अकाउंट। ओके, सारी पॉइंट लिख दीजिए जितने रुपीस थे यहाँ पर, 1000, 1200, 7.50, 450, 1000, 1000। ओके, नाउ टोटल इज 6587.50। इसमें से अमाउंट डिडक्ट करनी है हमें, तो हमें क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर मिलता है अमाउंट ज़्यादा तो हमारा लॉस होगा, यहाँ पर मिलता तो P&L में हमको क्या बताता, प्रॉफिट बताता। तो यहाँ पर लॉस शो कर रहा है बाय GLA अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो लॉस 2087.50, वो शिफ्ट करेंगे यहाँ पर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट 2087.50। ये जनरल एंट्रीज भी हमको यहाँ पर शिफ्ट करनी है टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। ओके, 36,000। ओके, अब सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर शो किया था कि आपका बैलेंस एक अकाउंट में मटेरियल वाले में डिफरेंस आता है, कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कितना 1100। तो यहाँ पर अकाउंट टैली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका बैलेंस डेबिट शो करेगा 1100 से, तभी आपका अकाउंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आप जब टोटल करोगे तब आपको पता चलेगा टोटल हैगा 39,187.50, 39,187.50
बैलेंस शो करेगा 1100 टू बैलेंस CD। ओके, तब जाके आपका अकाउंट कंप्लीट हो रहा है। ओके, सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आप इसके बाद अगर यहाँ पर लॉस की एंट्री करना चाहो तो आप कर सकते हो। GLA अकाउंट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, यहाँ पर लॉस की भी एक आप जनरल एंट्रीज लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। बट हमारा अकाउंट यहाँ पर टैली हो चुका है तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ओके,